एरिया वेक्टर अपन ने पढ़ लिया। अब इससे जुड़ा हुआ टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बातें नहीं भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब हुआ? सपोज कोई भी एक एरिया, फ्लैट एरिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया अपन। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एरिया रखा हुआ है, ठीक है। इस एरिया से क्या हो रहा है? कुछ लाइंस क्या कर रही है? कट कर रही है। सपोज ये एरिया ऐसे रखा हुआ है, ये लाइंस इसको ऐसे कट करती हुई जा रही है आर पार, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये हुआ कि कितनी लाइंस इसको कट कर रही हैं सरफेस को नॉर्मली। जितनी ज़्यादा लाइंस इस सरफेस से कट करती हुई जाएगी नॉर्मली, उतना ज़्यादा हम क्या बोल देंगे? इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, जैसे अपन ने ए और यहाँ पर एक डायग्राम और बनाते हैं, सेम एरिया है लेकिन अब की बार इससे ज़्यादा लाइंस कट कर रही है, ठीक है। बी इस वाले एरिया से कितनी लाइन कट कर रही है? 3, और यहाँ से 1 2 3 4 5। तो हम क्या बोलेंगे टेक्निकली? इस बी वाले सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए। फ्लक्स को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। हम लिखेंगे फ्लक्स इन केस ऑफ बी इज ग्रेटर देन फ्लक्स इन केस ऑफ ए। क्या बात समझ में? ये तो हो गया क्वालिटेटिव तरीका। अब अगर इसको मेज़र करना है अपन को कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है, तो इसे लाइंस हमें दिखती तो है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्या होती है? इमेजिनरी होती है। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे हम मैथमेटिकली, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एस वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। अब इसमें थीटा एंगल किस किस के बीच में? जाहिर सी बात है ई और एस। एस वेक्टर का हमें डायरेक्शन देना आता ही है, ठीक है। तो एस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो भी एंगल होगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे और फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट वगैरह बात कर लें। ये किस तरह की क्वांटिटी? सबसे पहले तो बता दूं आपको, स्केल। कारण डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा किस में रिजल्ट आता है? स्केलर। अब रही बात इसकी एसआई यूनिट की, तो देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी यूनिट बताओ? न्यूटन पर कूलम। और एरिया मीटर स्क्वायर। अपन ने पढ़ा था ना ई बराबर क्या पढ़ा था? एफ बाय क्यू। तो फोर्स न्यूटन में और चार्ज कूलम। तो ई की जगह तो क्या आ गया? न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2 बाय चार्ज का डायमेंशन A1 T1 m1 L1 T-3 A-1, ठीक है। हाँ L2, तो ये हो गया L3, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा? इसका डायमेंशन आ गया, यूनिट आ गई, स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना है। और फ्लक्स निकालने के लिए करना क्या है हमें? डॉट प्रोडक्ट करना है ई और एस का, ठीक है। अब आप देखना,
अगर अपने पास एरिया इस तरीके से है, ऐसे बनाए, चलो इसको, अभी कौन से प्लेन में रखा हुआ है एरिया? XZ प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग। और हमारा एरिया किधर रखा हुआ है? XZ प्लेन में। बताओ फ्लक्स कितना होएगा? 0। कैसे? क्योंकि देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? E डॉट S, E S cos थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल था? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब क्योंकि अपना जो एरिया है वो XZ प्लेन में रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर किधर आएगा? Y में, है ना? Y में आएगा, तो ये एंगल कितना बन गया? 90। तो आप देखो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो फ्लक्स कितना हो गया? ES cos 90। ये तो मैथमेटिकली अपन ने समझ लिया। हम वैसे भी जान ले भाई कि अगर एरिया इस तरीके से रखा हुआ है तो लाइंस तो इसके पैरेलल होके जा रही है, कट तो इसको कर ही नहीं रही। और फ्लक्स का मतलब क्या बताया था आपको? लाइंस क्या करना चाहिए? कट करना चाहिए। तो अगर ये सरफेस अपने पास ऐसे रखी हुई है, इस तरीके से सरफेस रखी हुई है, और अगर फील्ड लाइन इसके ऐसे जा रही है पैरेलल सरफेस के, तो एरिया वेक्टर किधर आएगा? ऐसा आएगा ऊपर। एरिया वेक्टर तो इधर है और फील्ड लाइन ऐसे, दोनों में एंगल कितना बन गया? 90। तो फ्लक्स कितना आ रहा है? 0। मैथमेटिकली भी आ रहा है और यूँ भी हम समझ पा रहे हैं कि इसको कोई लाइन कट कर ही नहीं रही है, ऊपर से जा रही है, तो फ्लक्स वैसे भी कितना आएगा? 0। ठीक। अच्छा, अब आप इस सिचुएशन को लो, मान लो अपना एरिया ऐसे रखा हुआ है, कौन सा प्लेन हो गया है? YZ, है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अलोंग है, X के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग X एक्सिस, और जो हमारे एरिया रखा हुआ है वो किस में? YZ प्लेन में। अब अगर मैं आपसे पूछूं फ्लक्स कैसा होगा, तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखो आप इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? इसी तरफ आएगा। E भी इधर है और S भी इधर ही है, ठीक है? तो फ्लक्स E S cos 0 E इंटू S। एक्चुअल में ये फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? यानी अगर एरिया कुछ इस तरीके से रखा हुआ है ना, तो फ्लक्स कैसा आएगा? मैक्सिमम आएगा। इसका जो प्लेन है एरिया का, प्लेन ऑफ द एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, प्लेन ऑफ द एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन एरिया वेक्टर कैसा है? पैरेलल। समझ में ही बात की नहीं? प्लेन तो कैसा है? परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे ये है अपने पास एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया वेक्टर किधर आएगा? इसका इसके इधर ही आएगा पैरेलल। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। इसलिए फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है। इसमें जो प्लेन है वो प्लेन कैसा है? पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लेन अगर पैरेलल हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसलिए फ्लक्स कितना आएगा? इससे 0। ठीक है। अच्छा, अब मान लो दोनों ही सिचुएशन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है मान लो और एरिया ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? थीटा। तब तो आप सीधा सीधा फ्लक्स अगर पूछा जाए तो ES cos थीटा निकाल दो। आई बात समझ में? चलो इतना इतना पढ़ के देख लो।
फ्लक्स पे देखो ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें एक टाइप तो ये है आपका, ठीक है, सबसे इजी वाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी 2I + 3J + 5K न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड IJ K की फॉर्म में दे दिया आपको। फिर क्या बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर प्लेट। एक स्क्वायर प्लेट है, साइड कितनी है 2 मीटर, कैसे रखी हुई है, पैरेलल टू XY प्लेन, ठीक है, XY प्लेन। XY प्लेन आपका ये हो गया 2 मीटर 2 मीटर, ऐसे रखा हुआ है स्क्वायर प्लेट, ठीक है। अब सबसे पहले इसका एरिया वेक्टर बनाना आना चाहिए अपन को। वेक्टर की फॉर्म में अगर इसको लिखूं तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड 2 × 2 कितना हो गया 4, स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर, तो 4 मीटर स्क्वायर। अब रही बात इसकी डायरेक्शन की, तो हमें पता है यार XY प्लेन में है तो हम किधर ले सकते हैं, डायरेक्शन Z में, Z के लिए क्या क्या, ठीक है। अब आपको फ्लक्स पूछा जा रहा है, फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, E.S 2I + 3J + 5K डॉट 4K। डॉट प्रोडक्ट हमें पता है, I.K करूँगा तो 0, J.K करूँगा तो भी 0, K.K करूँगा तो 1, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को मैं अगर आपको बोलता कि जो अपनी स्क्वायर प्लेट है वो XZ प्लेन में रखी हुई है ऐसे, तो बताओ आंसर क्या था भाई, XZ प्लेन में है तो Y में आ जाता, तो JK हो जाता एरिया वेक्टर। तो फिर मैं एरिया वेक्टर को कैसे लिखता, 4JK लिखता। फिर से मैं E.S वाला फॉर्मूला ही लगाता, अब की बार J.J करता तो 4 3 जा 12 आ जाता आंसर। और मैं आपसे पूछता कौन सा प्लेन बच गया, XY हो गया, ये हो गया, ये वाला प्लेन ऐसे रखा हुआ होता बेटा एरिया, तो हमें समझ में आ जाती बात कि ये किधर लेना है हमें, X एक्सिस का लो, मतलब I कैप में लेना है। तो ये एरिया कैसे लिखता है मैं, 4I कैप, और फिर फ्लक्स का फिर से यही फॉर्मूला लगा था E.S, ये डॉट 4I हो जाता आपकी बात, तो I.I1 तो 4 2 जा 8, 3 अलग अलग आंसर आते अपने पास। वो डिपेंड करेगा कि ये जो है एरिया किस प्लेन में रखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें सभी बच्चों को, कोई कन्फ्यूजन इसमें कर सकते हो? तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर हम प्लस की क्यों लिया, माइनस की भी ले सकते हो, ले सकते हो, दोनों आंसर सही माने जाएंगे आपको। इज इट ओके? एरिया वेक्टर का आप डायरेक्शन कैसा भी ले लो, हाँ, लेकिन पॉजिटिव अगर आ रहा हो तो ठीक है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, देख लो एक बार और। इस क्वेश्चन को समझना इजी है, बिल्कुल इजी कैटेगरी के हाल फिलहाल में। आपको ई दे दिया है ना, इस बार IJK की फॉर्म में नहीं दिया, सिंपल मैग्नीट्यूड दे रखा 20 न्यूटन पर कूलम। कह रहा है कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया दे दिया। इफ प्लेन ऑफ एरिया मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड, प्लेन ऑफ एरिया कितना बना रहा है 30 डिग्री, मतलब क्या हुआ देखो, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, प्लेन ऑफ एरिया ये ना, ठीक है, ये प्लेन ऑफ एरिया, एरिया वेक्टर किधर जाएगा इधर। क्या बात समझ में आएगी पक्का? ये तो प्लेन ऑफ एरिया, ठीक है, तो एरिया वेक्टर तो ऐसा आएगा 90 डिग्री, ये प्लेन ऑफ एरिया, तो ये एंगल इधर आ गया, ये हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन ऑफ एरिया के बीच का एंगल दे रखा है आपको कितना 30। जब हम फ्लक्स निकालते हैं फाई,
ई डॉट क्या करते हैं एस, ई एस कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, ई और एस। अब ये टोटल तो 90 होगा, जिसमें से ये 30 है, तो ये बचा कुचा कितना हो गया 60। हमें ये एंगल कंसिडर करना है, 30 नहीं करना। आया समझ में? तो ई एस कॉस 60 लेना है हमें, 13 लेना है क्वेश्चन। 30 एंगल किस किस के बीच का है, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। अब देखो इसका एक फॉर्मेट और होता है, सेम सवाल में आपको ऐसे पूछता, इफ नॉर्मल टू एरिया मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद, ये दूसरा सवाल हो गया। अब क्या बोल रहा है, सेम है, देखो शब्द चेंज कर दिए। इफ नॉर्मल टू एरिया मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड। नॉर्मल टू एरिया का मतलब क्या हुआ, ये एरिया पे नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर ही हो गया, यानी कुल मिलाकर आपको जो 30 डिग्री दे रखा है इस बार, वो जो एंगल हमें चाहिए था वही है। कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। आई नहीं यही बात समझ में, बोलो यार। तो अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा, तो फिर हमें उतना का उतना ही लेना है। दोनों सवालों में अंतर समझ पाए। अब उसमें वो एरिया वेक्टर नहीं बोल के शब्दों घुमा रहा है, ऐसे बोल रहा है नॉर्मल टू द प्लेन, तो हमें बेसिकली यही एंगल चाहिए होता है। तो अगर ऐसा होता तो हम फ्लक्स निकालते, ई एस कॉस 30, 20 कॉस 30 इज। आई बात समझ में मेरी कि नहीं आई? ठीक है, अब पढ़ लो इसको।